नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे व्याकरण का भाग। व्याकरण में आज हम करेंगे शब्द की परिभाषा और उसके भेद, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये हमारी हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा का एक वो टॉपिक है, लेकिन व्याकरण तो सभी क्लासेस में जरूरी होती है और ये सब पर ही लागू होती है, इसलिए व्याकरण ये सबके लिए ही है। तो आइए करते हैं हम शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम शब्द की परिभाषा और उसके भेद। शब्द की परिभाषा मतलब शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द से पहले मैं आपको लेकर चलूंगी पीछे, जिसमें मैंने आपको वर्ण प्रकरण समझाया था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण मैंने आपको बताया था कि भाषा की वे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब उन्हीं वर्णों से मिलके क्या बनता है? शब्द। अब शब्द की परिभाषा क्या होगी? जब एक से अधिक वर्ण मिलकर एक सार्थक समूह बनाते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए किताब, यह देखिए किताब। अब किताब में कितनी ध्वनियां मिली हुई है, कितने वर्ण हैं? क, ई, त, आ, ब, अ। ये सारी ध्वनियां मिलकर एक इन्होंने समूह बना लिया जिसका एक अर्थ निकलता है पुस्तक। एक से अधिक वर्ण मिलकर जब एक सार्थक समूह बनाते हैं उसको हम शब्द कहते हैं और शब्द स्वतंत्र होता है। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई? एक से अधिक वर्ण मिलकर जब एक सार्थक और स्वतंत्र समूह बनाते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे किताब, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी ध्वनियों का समूह होगा उसको हम शब्द कह देंगे। अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक समूह मैं बता रही हूँ। अब इस तरह तो कुछ भी होगा, जैसे ये ले लीजिए आप, अगड़म। इसमें भी तो ध्वनियों का समूह है, इसमें भी तो अनेक वर्ण है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं कहलाएगा। सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगी। शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। इस प्रकार शब्द के 5 भेद होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं शब्द के प्रकार। तो पहला करते हैं, शब्द का पहला प्रकार होता है, पहला भेद है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। अर्थात शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, उसके आधार पर शब्द के 5 भेद है। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द और 5वां है संकर शब्द। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा के वो शब्द जो अपने मूल रूप में जैसे थे उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, सप्त, आम्र, ये शब्द संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में ये ज्यों के त्यों जैसा इनका आकार था उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा तद्भव। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं संस्कृत भाषा के वो शब्द जो अन्य भाषाओं से होते हुए हिंदी भाषा में अपने मूल रूप से बिगड़कर
अन्य रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के वो शब्द जो अपने मूल रूप में ना होकर एक बिगड़े हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए आपको समझाती हूँ। जैसे दुग्ध है, दुग्ध का हो गया दूध, वो अन्य भाषाओं में प्रयोग होते होते दुग्ध से दूध बन गया तो उसका रूप बिगड़ गया दूध। सप्त से सात, आम्र से आम। ये वैसे तो संस्कृत भाषा के ही शब्द थे, लेकिन अन्य भाषाओं से होते हुए जब ये हिंदी भाषा तक पहुंचते हैं तो इनका जो मूल रूप है वो बिगड़कर ये हो गया, तो इनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसी प्रकार अगला भेद है देशज। ये देशी शब्द, देशज ये देशी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उन शब्दों को हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे इसके देशी शब्द, कौन से होंगे? जैसे लोटा, पेड़, ये देशी शब्द है। ये देशी क्षेत्रीय भाषा में इनको बोला जाता है। इन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद अगला शब्द है, अगला भेद है विदेशज शब्द। नाम से ही प्रतीत होता है विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग कर दिया। इसी तरह रेल, रेल भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है लेकिन इसको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो ये विदेशी शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार अगला भेद है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर पांचवा संकर शब्द। संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं। दो भाषाओं से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है उनको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे टिकट घर, टिकट घर में टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का है और घर शब्द दूसरी भाषा का है, तो दोनों शब्दों से मिलके जो ये एक शब्द बना हमारा टिकट घर, इसको हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। इसी प्रकार रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये भी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो रेल शब्द है वो अन्य भाषा का शब्द है अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी वो हिंदी भाषा का है, और दोनों भाषाओं से मिलकर जो एक ही नया शब्द बना है रेलगाड़ी, ये क्या कहलाएगा? संकर शब्द। तो ये भेद तो हुए हमारे उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए अगला भेद करते हैं। तो शब्द का दूसरा भेद है रचना के आधार पर। अब हम करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द। तो आइए अब इन तीनों को करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो अन्य किसी शब्द के मेल से नहीं बनते, वो किसी का मेल नहीं होता, कोई और जोड़ नहीं होता उनमें, वो किसी एक विशेष अर्थ को ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे पुस्तक, अभी देखिए पुस्तक है, इसमें कोई अन्य और शब्द नहीं जुड़ा हुआ, एक ही शब्द है ये, और इसका अर्थ भी विशेष है। जैसे हम पुस्तक शब्द बोलते हैं हमारे सामने पुस्तक की छवि आ जाती है, इसका कोई अन्य अर्थ है ही नहीं, एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह घोड़ा, घोड़ा भी एक अपना विशेष अर्थ प्रस्तुत करता है। पशु जाति है, घोड़ा जाति होती है, उनमें घोड़ा होता है। मुंह, ये भी हमारा रूढ़ शब्द है, ये अपना एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, इनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकल सकता और ना ही किसी दूसरे शब्द के मेल से ये बनते हैं। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। उनमें एक तो रूढ़ शब्द होता है और रूढ़ के साथ या तो उपसर्ग लगा होता है या प्रत्यय लगा होगा या फिर कोई अन्य रूढ़ शब्द होता है। जैसे देवालय, देखिए देवालय शब्द में देव और आलय दो शब्द मिले हुए हैं जो अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह देखिए निर्मल,
अब निर्मल शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह देशभक्त, ये भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। उनमें एक शब्द रूढ़ होता है, रूढ़ के साथ या तो कोई उपसर्ग लगा होगा या कोई प्रत्यय लगा होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही रूढ़ शब्द हो, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। शब्द के सार्थक खंड होते हैं, उनसे मिलकर वो शब्द बनता है, लेकिन वो उन शब्दों का अर्थ प्रस्तुत ना करके कोई विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जैसे लंबोदर, यहां पर लंबोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा जमा उदर। लंबा का अर्थ होता है बड़ा, उदर मतलब पेट, लेकिन यहाँ उनका अर्थ ना देकर इसका अर्थ क्या होगा? गणेश। अर्थात ये एक अन्य विशेष अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये योग रूढ़ शब्द मिला दो शब्दों से मिलकर, दो खंडों से मिलकर बना है, लंबा और उदर से मिलकर बना है, लेकिन ये लंबा और उदर का अर्थ ना देकर अर्थ किसका प्रस्तुत कर रहे हैं? एक अन्य विशेष अर्थ प्रस्तुत कर रहा है, गणेश। इसी प्रकार है दशानन। दशानन ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और आनन। दश का एक संख्या होती है और आनन का अर्थ होता है मुख, लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तो ये दस और मुख का अर्थ नहीं प्रस्तुत करेगा, ये अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं रावण। यानी कि एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। दोबारा से, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो अन्य किसी शब्द से मिलकर नहीं बनते और एक विशेष अर्थ को ही प्रस्तुत करते हैं। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द के साथ दूसरा या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा या दूसरा रूढ़ शब्द होगा, दो रूढ़ शब्द भी हो सकते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द दो सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। दो सार्थक खंडों के से मिलकर जो शब्द बनता है, लेकिन अर्थ उन शब्दों का ना प्रस्तुत करके एक अन्य विशेष अर्थ प्रस्तुत करता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा जमा उदर, तो अर्थ ये लंबा और उदर नहीं कर रहा, गणेश का आ रहा है। दशानन, दश जमा आनंद, 10 एक संख्या है, आनंद चेहरा, लेकिन अर्थ क्या प्रस्तुत कर रही है? रावण। एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रचना के आधार पर। तो आइए अगला करते हैं। शब्द का तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य शब्द, दूसरे होते हैं पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो हमारी रोज की दिनचर्या में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे दिन, सुबह, मनुष्य, इस तरह के जो आम बोलचाल के शब्द जो हम रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम सामान्य शब्द कहते हैं। दूसरा है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो कोई विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जो शब्द लेते ही वो कोई अन्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ के लिए प्रस्तुत होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री शब्द जैसे ही हमने लिया तो इसका अर्थ हमारा एक विशेष अर्थ ही निकलेगा, अर्थात हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, मंत्रियों में जो प्रधान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। रसायन, रसायन शब्द ये भी अलग से ही अपना एक अर्थ देगा, इसका कोई अलग अर्थ हो ही नहीं सकता, जो हमारे रसायन हो गए उनके लिए आएगा ये। इसी प्रकार अन्य शब्द है जैसे कर्मचारी। कर्मचारी भी एक विशेष अर्थ देंगे, जो किसी कार्यालय में या दफ्तर में कार्य करते हैं, उनको हम कर्मचारी कहते हैं। तो ये हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हुए? दो। पहले सामान्य शब्द जो हमारे आम
जीवन में, हमारी रोज की दिनचर्या में, बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम सामान्य शब्द कहते हैं। दूसरे शब्द होंगे पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो कोई विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जिसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता, उनको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, कर्मचारी, रसायन आदि, ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं। तो ये हुआ हमारा प्रयोग के आधार पर दो प्रकारों के शब्द के। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जो अर्थ सहित होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ होता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्दों के साथ वैसे ही लग जाते हैं, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्द के भी भेद है। तो सार्थक शब्द के भेद है ये चार, जो मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो होते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी एक जमा अर्थी, जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, ये शब्द एकार्थी शब्द है। इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ हो ही नहीं। गंगा हमारी पवित्र नदी एक ही है, हिमालय पर्वत, तो इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं, एक अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द, एकार्थी शब्द। इसके बाद दूसरा है हमारा अनेकार्थी, अनेक जमा अर्थी, यानी कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हरि, हरि शब्द लीजिए। हरि शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है, वानर भी होता है, तो ये शब्द दो से अधिक अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार लीजिए अली, अली शब्द का अर्थ क्या होता है? भंवरा भी होता है और सखी भी होता है। इसी प्रकार लीजिए पत्र, पत्र शब्द का अर्थ पत्ता भी होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनको पत्र भी बोलते हैं, और जो खत यानी कि चिट्ठी वो भी पत्र होता है। तो ये शब्द एक से अधिक अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ प्रस्तुत हो उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार लीजिए अगला पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ एक समान होता है। जैसे जल, जल, पानी, वारी, इन तीनों शब्दों का ही अर्थ एक है, तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे सूर्य, भानु, भास्कर, ये पर्यायवाची शब्द है। अनेक शब्द, जो ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी प्रकार अगला भेद है सार्थक शब्दों का ही विलोम शब्द। विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात। अब ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इनको हम विलोम शब्द कहते हैं। हल्का, भारी, सही, गलत, छोटा, बड़ा, ये सभी विलोम शब्द हैं। अर्थात विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सार्थक शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर मैंने आपको शब्द के दो भेद बताए, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक के ये भेद है चार: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द के साथ वैसे ही हम लगा देते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी, छोटी। अब रोटी का तो अर्थ है, छोटी का कोई अर्थ ही नहीं, ये वैसे ही तुकबंदी हो गई उसके साथ। दिल, विल, ये दिल विल क्या है हम नहीं जानते, दिल विल के बारे में कोई बातें मत करो। तो दिल शब्द अर्थ दे रहा है, लेकिन विल तो वैसे ही तुकबंदी में इसके साथ लग गए, इनका कोई अर्थ ही नहीं है।
ये ऐसे ही है, तो ये क्या शब्द कहलाएंगे? ये कहलाएंगे निरर्थक शब्द। ये सार्थक है और ये निरर्थक। जो तुकबंदी के साथ, तुकबंदी के लिए वैसे ही शब्दों के साथ लग जाते हैं, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो ये तो हो गए फिर हमारे अर्थ के आधार पर। अब आइए अंतिम करेंगे इससे अगला प्रकार। अंतिम और पांचवा प्रकार है शब्द का रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण मतलब शब्द के रूप या आकार में परिवर्तन होना। शब्द के रूप या आकार में परिवर्तन होने के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के प्रभाव से कोई बदलाव आ जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनका रूप ज्यों का त्यों बना रहता है हर स्थिति में, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए अब इनके भेद करते हैं। पहले करेंगे हम विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चारों ही शब्द विकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या काल के आधार पर बदलाव आ जाता है। जैसे संज्ञा क्या है? लड़का। लड़का खेल खेलता है। अब इसका हम अगर लिंग बदल दे तो लड़का क्या? लड़की बन जाएगा। तो बदल लिया ना उसने अपना रूप। इसी प्रकार सर्वनाम मैं से हम बन जाता है, मेरा बन जाता है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर उनमें बदलाव आ जाता है। क्रिया जैसे खेलना, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, ये अपना रूप बदल लेते हैं ये शब्द भी। इसी प्रकार विशेषण, लंबा लड़का, लंबी लड़की, है ना। तो जो शब्द लिंग या वचन या काल के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल लेते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अब ये करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मैं आपको पहले ही बताती हूँ, जिन शब्दों पर लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपना रूप वैसा ही बनाए रखते हैं, उनके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है। जो धीरे धीरे है, आइए मैं करती हूं। लड़का धीरे धीरे चलता है। अब यहां देखिए, लड़का हो गया संज्ञा, चलता है क्रिया, और धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि ये क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषता, चाहे ये इसका लिंग बदल लो, चाहे इसका वचन, लड़का की जगह अगर हम लड़की कर ले तो भी लड़की धीरे धीरे चलती है, ये भी बदल गया और ये भी बदल गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार अगर इसका हम बहुवचन कर देते हैं, लड़के हो गया, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तो लड़का का क्या बन गया? लड़के बन गए, और चलता है का क्या बन गए? चलते। लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये क्या है? इस क्रिया की विशेषता बता रहे। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। ये हमारा क्रिया विशेषण। ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इसी प्रकार संबंध बोधक, जो किसी के साथ संबंध बताते हैं, उन शब्दों को हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के साथ या तक, ये शब्द भी अविकारी शब्द होते हैं, इनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार अगला है हमारा समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को अलग करते हैं या जोड़ते हैं। जैसे तथा, और, किंतु, परंतु, इन शब्दों में भी कोई बदलाव नहीं आता, तो ये भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। और चौथा प्रकार है अविकारी शब्द का विस्मयादि बोधक, जो हर्ष, विषाद, खुशी आदि प्रकट करते हैं, हैरानी, आश्चर्य आदि प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आहा, अरे, हुर्रे, क्या बात है। तो ये जो शब्द हैं, ये विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों पर भी लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अपना रूप बिल्कुल भी नहीं बदलते, इनको भी अविकारी शब्द कहते हैं।
तो क्लियर हो गया हमारा रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। विकारी शब्द जो लिंग वचन काल के प्रभाव में आकर अपने रूप बदल लेते हैं, जिनमें विकार आ जाता है, वो विकारी शब्द। और लिंग वचन काल के आदि जिन पर कोई विकार नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 भेद हैं, 4 उसके हैं और 4 इसके हैं। ये 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारे शब्द के प्रकार पूरे होते हैं। शब्द के आधार पर हमने 5 प्रकार किए हैं। तो ये तो हो गया हमारा शब्द, उसकी परिभाषा और उसके भेद। तो ये तो था बच्चों हमारे शब्द की परिभाषा और उसके भेद, जो मैंने आपको अभी उदाहरण सहित बहुत अच्छे से समझाया है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।